नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मैं आपको राजनीति और अपराध से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाऊंगा और विशेषकर मुंबई अंडरवर्ल्ड की कई अनोखी कहानियां इस प्लेटफॉर्म पर पेश की जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दखल रहा। जी हां, दाऊद इब्राहिम भले ही मुंबई से 1500 किलोमीटर के फासले पर कराची में बैठा हो, लेकिन उसकी चर्चा बीते 3 दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में होते आई है। तो आज हम दाऊद इब्राहिम की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल हाल ही में नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। नवाब मलिक याद है ना आपको? नवाब मलिक वही राजनेता हैं जो कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जो कि शरद पवार की एनसीपी के प्रवक्ता थे और जिन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ एक तीखी मुहिम छेड़ रखी थी। आपको याद होगा कि अब से जब साल 1.5 साल पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी और कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए थे और साथ में ये भी कहा था कि आर्यन खान की गिरफ्तारी में गड़बड़ी हुई है और ये पैसा उगाहने के आरोप में की जा सकती है। उन आरोपों के चलते नवाब मलिक जो है लगातार सुर्खियों में रहे और बीते साल फरवरी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया। उन पर यह आरोप लगा कि दाऊद इब्राहिम के कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कुछ जमीन की खरीद फरोख्त की थी और उसी सिलसिले में उनकी ये गिरफ्तारी हुई। दाऊद से रिश्तों का आरोप जो है इस गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टियों ने, बीजेपी जैसी पार्टियों ने उनके ऊपर लगाया था। अब यही नवाब मलिक बाहर आ रहे हैं। जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तब ये कुछ वक्त जेल में थे, उसके बाद ये बीमार पड़ गए, इनको किडनी की समस्या हो गई और ये अस्पताल में थे और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो ये अस्पताल में ही मौजूद थे। तो नवाब मलिक कोई ऐसे पहले शख्स नहीं हैं जिनके ऊपर, कोई पहले ऐसे महाराष्ट्र के या मुंबई के राजनेता नहीं है जिनके ऊपर दाऊद से रिश्तों के आरोप लगे हों। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से लगाया गया है और इसको विपक्षी पार्टियां, जो एनसीपी की विरोधी पार्टियां हैं, वो इस आरोप को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। अब तक मुकदमा नहीं चला है और नवाब मलिक के खिलाफ कोई पुख्ता ऐसा सबूत अभी तक अदालत में सामने नहीं आया है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि नवाब मलिक वाकई में डी कंपनी से जुड़े हुए थे। लेकिन इतना जरूर है कि उनके नाम को डी कंपनी से जोड़कर जो है महाराष्ट्र में खूब राजनीति हुई बीते चंद महीनों में। तो शरद पवार के ये जो वफादार नेता हैं नवाब मलिक, इनके ऊपर आरोप लगे डी से रिश्तों के, उनके लोगों के साथ लेन देन के। लेकिन अब से 3 दशक पहले खुद नवाब मलिक के राजनीतिक बॉस शरद पवार भी इस जैसे विवाद में फंस चुके हैं। बात है 1992 की। उस दौरान GR खैरनार, गोविंद राघव खैरनार नाम के एक म्युनिसिपल अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की एक लिस्ट बनाई थी और यह पाया था कि दाऊद इब्राहिम ने कई इमारतों में अवैध निर्माण किया है। तो खैरनार वहां पहुंच जाते थे, एक एक करके उन्होंने दाऊद के कई इमारतों पर बुलडोजर चलाया, उनको तोड़ डाला। यहां तक कि दाऊद ने अपनी पत्नी के नाम पर पाकमोड़िया स्ट्रीट में, जहां पर दाऊद का पुराना घर हुआ करता था, उसके सामने एक महजबीन टावर नाम की इमारत बनाई थी। उस टावर को भी खैरनार ने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन खैरनार ने ये जो दाऊद के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, उसके बाद में खूब विवाद हुआ। उन दिनों शरद पवार सत्ता में थे और कांग्रेस पार्टी में थे, तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं बनी थी। और खैरनार पर इस तरह का आरोप लगा कि खैरनार जो है एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम इलाकों में जाके कार्रवाई कर रहे हैं और इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ। और इसके बाद खैरनार के पर कतर दिए गए और दाऊद के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम शुरू की थी, उसकी अवैध इमारतों को तोड़ने की, वो मुहिम बंद हो गई। खैरनार इससे काफी चिढ़ गए और उन्होंने
सीधे सीधे शरद पवार पर टारगेट करना शुरू किया और आरोप लगाया कि शरद पवार जो है दाऊद का साथ दे रहे हैं, दाऊद की इमारतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और शरद पवार और दाऊद के बीच में रिश्ते हैं, ऐसा आरोप सार्वजनिक तौर पर खुलेआम बार बार खैरनार की ओर से लगाया गया। यहां तक कि खैरनार ने अपनी आत्मकथा, एकांकी झुंझ नाम की उनकी आत्मकथा मराठी में लिखी गई है, उसमें कई गंभीर आरोप शरद पवार पर लगाए थे। अब हुआ ये कि एक बार शरद पवार के खिलाफ आरोप लगाते वक्त खैरनार ने यहां तक कह दिया कि मेरे पास शरद पवार के खिलाफ ट्रक भरकर सबूत हैं। हालांकि वो कभी इन सबूतों को पेश नहीं कर पाए और कभी ये बात स्थापित नहीं हो पाई कि शरद पवार के दाऊद के साथ रिश्ते हैं। कभी किस तरह के आरोपों के तहत शरद पवार को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, ना उनके ऊपर गिरफ्तारी हुई, ना उनके खिलाफ कोई मामला चला। हालांकि शरद पवार ने सोचा था कि खैरनार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस फैसले पर अमल नहीं किया। जो कुछ भी हो, भले ही शरद पवार के खिलाफ अदालत में कभी कुछ पुख्ता ना आया हो सामने, लेकिन इसके बावजूद खैरनार ने जो मुहिम चलाई थी इस आरोप के साथ कि शरद पवार और दाऊद के बीच में रिश्ते हैं, उसको तब के शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने जमकर भुनाया और शरद पवार की नेतृत्व वाली सरकार को टारगेट करने के लिए खैरनार के बयानों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि जो चुनावी सभाएं होती थी उसमें शिवसेना के तत्कालीन सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे खुलेआम कहते थे कि अगर उनके पास, यानी कि शरद पवार वाली कांग्रेस के पास अगर दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अरुण गौली है। दरअसल अरुण गौली भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन था जो कि दाऊद का दुश्मन था और उसकी छवि एक हिंदू डॉन की थी। तो चूंकि शिवसेना हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रही थी तो इसलिए बाल ठाकरे ने इस तरह का बयान दिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार 1995 में पहली बार शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आई और मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस सरकार में खुद ठाकरे शामिल नहीं हुए और ये कहा कि सरकार का रिमोट कंट्रोल जो है उनके हाथ में रहेगा। लेकिन ये सारा कुछ मुमकिन हो पाया, शिवसेना बीजेपी गठबंधन सत्ता में आ पाई। इसमें एक अहम भूमिका जो है खैरनार की रही, जिन्होंने की शरद पवार पर दाऊद से रिश्तों का आरोप लगाया था। तो ये एक बड़ा ही गंभीर मामला था और इसको हालांकि कभी साबित नहीं हो सका। इसके बाद एक और भी बार शरद पवार पर इस तरह के आरोप लगे जो कि राम जेठमलानी ने लगाए थे। राम जेठमलानी एक बहुत ही नामचीन वकील थे और उन्होंने कहा कि एक बार लंदन से में जब वो थे तो दाऊद इब्राहिम ने उन्हें फ़ोन किया था और दाऊद ने ये कहा था कि कुछ शर्तों के साथ वो भारत सरकार के सामने सरेंडर करना चाहता है, अपनी गिरफ्तारी देना चाहता है, लेकिन उसका कहना था कि उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाना चाहिए। कुछ और भी शर्तें उसकी थी। तो राम जेठमलानी ने यह कहा कि मैंने ये बात शरद पवार को बताई, लेकिन शरद पवार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि दाऊद इब्राहिम की शर्तों पर उसे हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हम किसी गैंगस्टर की शर्तें क्यों माने। और शरद पवार ने भी अपनी यही दलील दी। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में इस बात की सफाई दी है, ऑन माई टर्म्स नाम की उनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी गैंगस्टर का जो है वो समर्थन नहीं कर सकता, उसकी मांगों का, और उसकी शर्तों पर हम काम नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि शरद पवार ने कहा कि दाऊद गिरोह की ओर से उनकी इस मांग को ठुकराने के बाद, दाऊद की इस मांग को ठुकराने के बाद शरद पवार की जान पर भी खतरा बनाया था। तो ये तो थी शरद पवार की बात, लेकिन एक और राजनेता थे जिनके ऊपर भी बार बार दाऊद से रिश्तों के आरोप लगे। ये राजनेता थे अबू आसिम आजमी, जो कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। 12 मार्च 1993 के जो मुंबई बम धमाके हुए थे, उस मामले में टाडा कानून के तहत अबू आजमी की गिरफ्तारी हुई थी और प्रोसिक्यूशन सीबीआई और मुंबई पुलिस की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि वे भी इन धमाकों की साजिश में शामिल थे, लेकिन कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला और उन्हें मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से दाऊद के रिश्तों के आरोप में वे विवादों में आ गए। साल 2005 की बात होगी मेरे ख्याल से, जब स्टार न्यूज़ ने एक वीडियो चलाया था। 1990 में दाऊद के भाई मुश्तकीन की शादी हुई थी दुबई में,
तो दुबई में भारत से भी कई सारे जाने माने लोगों को उस वेडिंग रिसेप्शन में बुलाया गया था और उसमें अबू आसिम आजमी भी शामिल हुए देखे गए थे। तो उसके बाद में बड़ा विवाद हुआ। विरोधी पार्टियों ने भी सवाल उठाए कि किस तरह से महाराष्ट्र का एक राजनेता भारत के सबसे बड़े भगोड़े, जो कि एक आतंकवादी भी है, दाऊद इब्राहिम के फंक्शन में किस तरह से जा सकता है। लेकिन इसके बाद आजमी ने अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा कि दाऊद के व्यवहार से, दाऊद के कारोबार से उनका कोई लेना देना नहीं है। वे एक दूर के रिश्तेदार लगते हैं, लड़की पक्ष से, जो मुस्तकीन से जिस लड़की की शादी हो रही थी उसके रिश्ते में लगते थे और इसलिए वे वहां पर आमंत्रण पर गए थे और दाऊद गिरोह से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में दाऊद इब्राहिम की चर्चा होती रही है और भले ही दाऊद इब्राहिम 1986 में मुंबई छोड़कर भाग गया हो, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में उसका नाम अब भी गूंजता है। तो दोस्तों, ये किस्सा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और ऐसे ही तमाम किस्सों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।